अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजीज़ के बारे में कुछ डिस्कशन करूंगा। और ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजीज़ में ह्यूमन रिसोर्स का जो मतलब है, या ह्यूमन रिसोर्स जो है वो एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। यानी कि कंपनीज ह्यूमन रिसोर्स को इस्तेमाल करती हैं अपनी प्रोडक्शंस के लिए। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में कैपिटल आता है, ह्यूमन रिसोर्स है, एंटरप्रेन्योरशिप है, नेचुरल रिसोर्सेज है। तो ह्यूमन रिसोर्स का मतलब ये होता है लोग, यानी कि जितने भी लोग एक कंपनी में काम कर रहे हैं, चाहे वो मैनेजर्स हैं, चाहे वो वर्कर्स हैं, चाहे वो लेबर क्लास है, सेमी स्किल्ड वर्कर्स हैं, स्किल्ड वर्कर्स हैं। उनकी स्ट्रैटेजीज का मतलब ये है कि उनको कैसे डील करना है, उनको कैसे मैनेज करना है, उनकी रेम्यूनरेशन किस तरह की होनी चाहिए। अगर वो काम नहीं कर रहे तो क्या करना है, अगर कंपनी को नई ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत होगी तो हम क्या करेंगे। तो सबसे पहला हम ओवरव्यू लिखते हैं। ह्यूमन रिसोर्स इज वन ऑफ द एसेंशियल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर एन एनी एंटिटी. इट refers to the contribution of people working in an entity. Human resource can be employees, individuals providing consultancy or experts. It can also be provided by subcontractors or other organizations. देखो, वो बोलता है कि ह्यूमन रिसोर्स जो है ना, वो एक एसेंशियल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में आता है। एसेंशियल का मतलब इम्पोर्टेंट या ज़रूरी। ठीक है। अच्छा, ह्यूमन रिसोर्स एक एसेंशियल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कि इसके बगैर शायद कंपनी का अच्छे से चलना मुमकिन नहीं होगा, कंपनी का ठीक तरह से ऑपरेट करना मुमकिन नहीं होगा, कंपनी का काम करना मुमकिन नहीं होगा। ह्यूमन रिसोर्स एक इदारे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट refers to the contribution of people working in an entity. इसका मतलब ये है कि ह्यूमन रिसोर्स क्या चीज़ होता है। ह्यूमन रिसोर्स वो कंट्रीब्यूशन होती है जो लोग किसी एक एंटिटी यानी कि कंपनी को फराहम करते हैं। अगर कोई वर्कर है तो वो अपने लेबर क्लास है तो वो प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है। अगर कोई अकाउंटेंट है तो वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में हेल्प कर रहा है। अगर कोई लॉयर है तो वो लीगल डिपार्टमेंट में हेल्प कर रहा है। और इसी तरह से बहुत सारे लोग अलग अलग कैटेगरी के, अलग अलग क्वालिफिकेशन के मिलकर एक कंपनी को चला रहे होते हैं। ह्यूमन रिसोर्स में एम्प्लॉयज़ भी आ जाते हैं, यानी कि कंपनी के जो पेरोल पर लोग हैं, जो कंपनी से तनख्वाह लेते हैं और कंपनी में काम करते हैं। इंडिविजुअल्स प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसी और एक्सपर्ट्स, या कोई भी ऐसा इंडिविजुअल हो जो किसी किस्म की कोई कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहा हो या कोई एक्सपर्ट हो। कंसल्टेंसी किस तरह से हो सकती है। एक इदारे के लिए, एक इदारा कभी कभार अपने लिए कुछ टैक्स कंसल्टेंट, मिसाल है, टैक्स कंसल्टेंट हायर करता है ताकि वो इदारे के टैक्स के मैटर्स देख सके। वो अपनी एक फ़ीस लेता है टैक्स कंसल्टेंट, और उसके बदले में एक कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करता है, टैक्स के बारे में जो है वो गाइडेंस प्रोवाइड करता है। एक्सपर्ट भी इसी तरह से हायर करे जाते हैं। आप टैक्स कंसल्टेंट को टैक्स एक्सपर्ट भी कह सकते हैं। या इसी तरह से आप जो है वो किसी और नौइयत के एक्सपर्ट्स को भी हायर कर सकते हो। मिसाल के तौर पे लेट से मैं कहता हूँ कि भाई कंपनी ने अपनी कंपनी के प्रेमिसेस की सिक्योरिटी के लिए कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स हायर किए हैं। तो वो जो कंपनी ने अपनी कंपनी की सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स हायर किए हैं, वो भी एक तरह से क्या है, वो भी एक तरह से एक्सपर्ट्स ही है ना। यानी कि वो कंपनी को फैसिलिटेट कर रहे हैं, कंपनी को हेल्प कर रहे हैं। इट कैन ऑल्सो बी प्रोवाइडेड बाय सब कॉन्ट्रैक्टर्स और अदर ऑर्गेनाइजेशंस। कभी कभार ऐसा होता है कि आप अपनी कंपनी की सिक्योरिटी के लिए, या लेट से कंपनी की साफ सुथराई के लिए एक एक्सटर्नल अलग इदारे को अपॉइंट कर लेते हो कि भाई हम ये नहीं जानते कि सिक्योरिटी गार्ड्स कौन होंगे, हम आपको जानते हैं और आप जो है वो हमें सिक्योरिटी गार्ड्स भी फराहम करो और हमारी सिक्योरिटी को इंश्योर करो। Human resources strategy, the objective of human resources strategy is to ensure that an entity has sufficient quantity and appropriate quality of human resource available at its disposal. ऑब्जेक्टिव यानी कि मकसद, तो वो ये कहता है कि ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजी का एक बड़ा मकसद ये है कि हम ये चीज़ इंश्योर करें कि एक इदारे में ठीक क्वांटिटी की और क्वालिटी की ह्यूमन रिसोर्स मौजूद है। क्वांटिटी यानी कि कितने लोग चाहिए। मिसाल के तौर पे लेट से फाइनेंस डिपार्टमेंट में 4 अकाउंटेंट्स चाहिए, तो ये क्वांटिटी हो गई। कोई कंपनी छोटी है तो उसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट में एक अकाउंटेंट चाहिए, ये क्वांटिटी हो गई।
कोई कंपनी बहुत बड़ी है, उसके फाइनेंस डिपार्टमेंट में 15 लोग चाहिए, ये क्वांटिटी हो गई। क्वालिटी क्या हो गई? क्वालिटी का मतलब ये है कि लेट से कि जो कंपनी का स्ट्रक्चर है उसमें कंपनी ने जो है या ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ने ये सजेस्ट किया कि एक आपके पास सीए होना चाहिए और उसके अंडर आपके पास जो है वो 4 बीकॉम लोग होने चाहिए, ताकि आपकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा ना हो, और आपके ये जो बीकॉम वाले लोग होंगे ये अपना काम कर कर और सीए से रिव्यू करवाएंगे, जो उनको सिखाएगा, समझाएगा और गाइड करेगा। तो क्वालिटी किस तरह की रखनी है, कितने एक्सपीरियंस लोग रख रहे हैं, कितने ज़्यादा क्वालिफाइड लोग रख रहे हैं, क्वालिफाइड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन वाले रख रहे हैं या फिर डिग्री प्रोग्राम वाले रख रहे हैं, ये सारी चीज़ें आ गई। Human resource planning, it consists of forecast of the human resource that will be required by any entity. ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का, प्लान बनाने का, या प्लानिंग का मतलब ये होता है कि आप फोरकास्ट करो, फोरसी करो, या आप फ्यूचर में ये देखो कि फ्यूचर में किस वक्त कितने लोग चाहिए होंगे। तो एक इदारा अपनी ह्यूमन रिसोर्स की स्ट्रैटेजीज में ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग भी करता है, यानी कि हम फ्यूचर ओरिएंटेड होकर सोचते हैं कि भाई किस वक्त हमें इदारे में कितने लोगों की ज़रूरत होगी जो हमारे पास काम करेंगे। Plans must cover areas such as requirement with regards to skills, training, and development to improve skills. Redundancy plans. प्लान में ये चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए कि भाई कितना स्किल्ड बंदा चाहिए होगा, कितना ज़्यादा ट्रेन बंदा चाहिए होगा, उसकी डेवलपमेंट या इम्प्रूवमेंट उसकी स्किल्स में अगर करनी होगी तो कैसे करेंगे। और रिडंडेंसी प्लान्स, यानी कि एक बंदे को आप रख लोगे वो तो ठीक है, लेकिन अगर उसको रख लोगे काम पर तो एक दिन वो रिटायर भी होगा, और रिटायर भी होगा तो उसको आपको रिटायरमेंट बेनिफिट्स देकर अल्लाह हाफिज भी कहना होगा। तो उसके लिए आपने क्या प्लानिंग करी हुई है? क्या इदारे के पास उसकी रिटायरमेंट वाले दिन इतने पैसे होंगे कि इदारा उसको आराम से अल्लाह हाफिज कह सके? Plan must consider factors as a government policy, changing patterns of employment, example work from home culture, trends in subcontracting and IT. आपका जो प्लान हो उसमें इन चीज़ों का भी कंसिडरेशन में लेकर आना बड़ा ज़रूरी है कि गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है। मिसाल के तौर पर किसी मुल्क की गवर्नमेंट ये कहती है कि आप लोगों से 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर पाओगे, और एक मुल्क को ऐसा है कि जिसमें लिखा हुआ है जिसकी गवर्नमेंट पॉलिसी है कि आप 12 या 13 घंटे भी काम करवा सकते हो, तो जहां पर 8 घंटे काम करवाने की रिस्ट्रिक्शन है शायद वहां पर ज़्यादा लोग चाहिए होंगे। फिर हमें ये चीज़ भी कंसिडर करनी है कि हम जो लोग हायर कर रहे हैं वो वर्क फ्रॉम होम कल्चर के लिए अडॉप्टेड होंगे या नहीं। पोस्ट कोविड आपने देखा है कि बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, बहुत सारी कंपनीज वर्क फ्रॉम होम को इनकरेज करती हैं क्योंकि उनके बहुत सारे खर्चे बच जाते हैं। अगर एक बंदा रोज ऑफिस आ रहा है तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, वो चाय पानी पी रहा है, उसका खर्चा हो रहा है, उसके लिए जो है वो प्रॉपर जगह रखनी पड़ रही है। तो कहने का मकसद ये है कि हम फ्यूचर ओरिएंटेड रहें जब हम प्लान बना रहे हों, और हम सारी चीज़ों को या सारे फैक्टर्स को अपनी कंसिडरेशन में लेकर आए। जॉब एनालिसिस, it involves the observation and study of relevant information about a job, such as what tasks need to be performed and what skills will be needed. जॉब एनालिसिस का मतलब होता है कि आप एक किसी चीज को एनालाइज करने का मतलब कि उसको असेस करना, उसको देखना कि उसमें क्या है क्या नहीं है। तो इसी तरह से जॉब एनालिसिस एक टर्म है, और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप ये ऑब्जर्व करो, यानी कि देखो और पढ़ो, समझो, सीखो, देखो, स्टडी करो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट अ जॉब, किसी एक पर्टिकुलर जॉब के बारे में उसकी सारी इंफॉर्मेशन को ऑब्जर्व करो और देखो और सुनो और समझो और स्टडी करो। मिसाल के तौर पर कि क्या काम करना है और क्या स्किल्स चाहिए होंगी। लेट से आप ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में किसी कंपनी के काम करते हो, और आपको जो है वो लेट से कंपनी ये कहती है कि भाई हमें जो है ना वो एक फाइनेंस का बंदा चाहिए, है ना, जो बजट्स बना सकता हो, जो बैंक स्टेटमेंट बना सकता हो, जो एक्स कर सकता हो, जो वाई कर सकता हो, जो डेटर्स को भी देख सकता हो। तो इसका मतलब ये है कि आप ये एनालाइज कर रहे हो कि इस जॉब के लिए क्या क्या टास्क परफॉर्म करनी पड़ेंगी, और फिर डिपेंडिंग कि उसकी पोजीशन क्या है उसकी क्या स्किल्स होनी चाहिए, किस तरह की स्किल्स होनी चाहिए। It helps reduce a detailed specification of the job description, and produces a specification of the qualities needed from the individual who will do the job. यानी कि जॉब एनालिसिस से फ़ायदा क्या होता है? हमें ये पता चल जाता है कि भाई एक्स वाई जेड जॉब करने के लिए क्या क्या टास्क उस बंदे ने परफॉर्म करनी होंगी,
और उसको क्या क्या स्किल्स चाहिए होंगी, इससे हमें ये पता चल जाता है कि हमें किस तरह का बंदा या बंदी की ज़रूरत होगी उस जॉब को फुलफिल करने के लिए, हमें किस तरह का इंडिविजुअल हायर करना। तो जॉब एनालिसिस का कोर पर्पस ये है कि आप एनालाइज करते हो, आप असेस करते हो कि जिस पर्टिकुलर जॉब के लिए कोई बंदा चाहिए वो कितना ज़्यादा क्वालिफाइड होना चाहिए, उसका क्या मकसद होगा, क्या उसको टास्क परफॉर्म करनी होगी। जॉब डिस्क्रिप्शन, जिसको हम शॉर्ट में जेडी भी कहते हैं, इट इज़ अ फॉर्मल रिटन एक्सप्लेनेशन ऑफ अ स्पेसिफिक जॉब, includes job title, tasks to be performed, reporting line, duties, responsibilities, and skills required, positions within the company's organizational hierarchy, and range of annual remuneration. देखिए इसको हम कहते हैं जेडी, ठीक है ना, इसको हम कहते हैं जेडी शॉर्ट में, या जॉब डिस्क्रिप्शन। जब आप किसी बंदे को अपॉइंट करते हो ना तो आप उसको उसकी जेडी बताते हो, यानी कि उसको उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन बताते हो, यानी कि फॉर्मली, इनफॉर्मली नहीं, ऐसे ही नहीं बातचीत में कि तुमने बोल दिया कि भाई तुम एज अकाउंटेंट मेरी कंपनी में काम करोगे, नहीं, बल्कि डिटेल में बताओगे कि भाई आपका जॉब टाइटल क्या होगा, आप सुपरवाइजर होगे, मैनेजर होगे, सीनियर मैनेजर होगे, आप जूनियर होगे, आपको क्या कहा जाएगा, आपको अकाउंटेंट कहा जाएगा, जूनियर अकाउंटेंट कहा जाएगा, टास्क टू बी परफॉर्म, आपका क्या क्या काम होगा, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनानी होगी, डेटर्स की एजिंग बनानी होगी, डबल एंट्रीज पास करनी होंगी, रिपोर्टिंग लाइंस, आप किसको रिपोर्ट करोगे, किस बंदे को आप जवाब दोगे, आपकी क्या क्या ड्यूटीज होंगी, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, क्या क्या स्किल्स हमें आपसे रिक्वायर्ड है, एंड सो ऑन। ठीक है जी। और इस चीज को हम जॉब डिस्क्रिप्शन कहते हैं कि भाई इसमें सारी, एक मिसाल है कि जो आप जॉब करोगे, जो आप काम करोगे, उससे रिलेवेंट डिटेल्स होंगी। Job specification, it describes the qualification and skills necessary for a specific job in terms of education, experience and personal characteristics. फिर अगली चीज है जॉब स्पेसिफिकेशन। इसका मतलब ये है कि लेट से आपको ये काम करना है, आपका ये रोल होगा, आप ये कहोगे, कहलाओगे, ये तो जॉब डिस्क्रिप्शन हो गई। अब स्पेसिफिकेशंस का मतलब है हमें आपसे क्या चाहिए, कौन कौन सी स्किल्स चाहिए। तो आपने देखा होगा कि कभी कभार जो एड्स आते हैं जॉब्स के लिए, उसमें लिखा हुआ होता है कि अ पर्सन शुड बी एबल टू डू दिस दिस दिस, ही मस्ट हैव अ प्रीवियस क्वालिफिकेशन दिस दिस दिस। तो भाई मुझे सीए चाहिए, मुझे जो है ऐसा बंदा चाहिए जो पहले उसने जो है वो XYZ इंडस्ट्री में काम किया हुआ हो, उसका एजुकेशन बैकग्राउंड जो है वो कितने इयर्स का हो, उसका एक्सपीरियंस कितने साल का हो, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो, लीडरशिप कैरेक्टरिस्टिक्स की ज़रूरत है या नहीं है, इस तरह की एक स्पेसिफिकेशन हो। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस। रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट का मतलब होता है किसी को हायर करना। तो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का एक प्रोसेस है। सबसे पहले रिक्रूटमेंट में देखते हैं। रिक्रूटमेंट में का पहला स्टेप है एग्री दी वैकेंसी टू बी फिल्ड, यानी कि अगर आप ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हो, तो आपकी कंपनी में कोई वैकेंसी है तो उस पर एग्री करो कि भाई अच्छा ये वैकेंसी है जो मुझे फिल करनी है। देखिए ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का, जो कंपनी का ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है ना, उस ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कंपनी में कहीं पर भी कोई भी ओपनिंग अगर आई है तो उसको फिल किया जाए। कंपनी में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, फाइनेंस, मार्केटिंग, लीगल, सेल्स, है ना। तो इन डिपार्टमेंट्स में लेट से फाइनेंस ने बोला कि भाई मुझे एक बंदा चाहिए XYZ, मार्केटिंग ने बोला भाई मुझे दो लोग चाहिए, दो इंटर्न्स चाहिए जूनियर, लीगल ने बोला भाई मुझे एक जो है वो टैक्स कंसल्टेंट की ज़रूरत है, एंड सो ऑन। सब अपनी रिक्वायरमेंट जो है वो आपको बता रहे होंगे। तो पहले तो आप एग्री करोगे इस बात पर कि जो वैकेंसी जो है वो क्या है जो फिल करनी है। आइडेंटिफाई द स्किल्स नीडेड फॉर द जॉब, फिर आप ये देखोगे कि उस जॉब को करने के लिए क्या स्किल्स की ज़रूरत है। ऑब्टेन एप्लीकेंट्स फॉर द जॉब वैकेंसी, फिर आप एप्लीकेशन जमा करोगे, यानी कि लोग अप्लाई करेंगे। सिलेक्शन कैसे होगी, सेलेक्ट कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू, आप फिर उनको इंटरव्यू के लिए बुलाओगे। ऑफर द जॉब टू बी सेलेक्टेड टू द सेलेक्टेड कैंडिडेट, फिर एक जब इंटरव्यू के बाद कभी कभार टेस्ट वगैरह भी होता है, मल्टीपल इंटरव्यूज भी हो सकते हैं, सिंगल इंटरव्यूज भी होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेविटी ऑफ द जॉब, कि कितनी ज़्यादा अहम या इम्पोर्टेंट जॉब है। एक से ज़्यादा इंटरव्यूज भी हो सकते हैं, टेस्ट भी हो सकता है, पैनल डिस्कशंस भी हो सकती हैं। लेकिन बहरहाल जब सारी चीज़ें हो जाएंगी तो फिर आप जो सेलेक्टेड कैंडिडेट होगा, यानी कि इंटरव्यू लेने वालों ने जिस कैंडिडेट को सेलेक्ट किया होगा उसको आप ऑफर दोगे। अच्छा, रिक्रूटमेंट कैसे स्टार्ट होती है? इट स्टार्ट्स व्हेन अ जॉब वैकेंसी इज आइडेंटिफाइड। इट इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अ सप्लाई और सुटेबल पॉसिबल कैंडिडेट्स टू फिल द वैकेंसी।
Vacancy arises when some existing employees leave the company. Employees who have acquired enough skills move to better positions. देखिए, रिक्रूटमेंट कब करते हो आप? जब कोई वैकेंसी सामने आती है, और इसमें क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है जिसमें आप सूटेबल कैंडिडेट्स जो है, सूटेबल पॉसिबल कैंडिडेट्स को जमा करते हो ताकि उनको कंपनी में रखा जाए। अच्छा, वैकेंसी कब अराइज होती है? जब कोई आपकी कंपनी छोड़कर चला जाए। भाई, एक बंदा था, वो एक सर्टेन या पर्टिकुलर पोजीशन पर काम करता था, अब वो काम छोड़कर चला गया, तो जाहिर है कंपनी ने उसकी जगह एक कोई सब्स्टिट्यूट या कोई और बंदा जो है वो अरेंज करना होगा। या फिर एम्प्लॉयज हु हैव एक्वायर्ड इनफ स्किल्स टू मूव टू बेटर पोजीशंस, या फिर एक बंदा जो है उसकी प्रमोशन हो गई। मिसाल के तौर पर एक ऑडिट फर्म में एक पार्टनर है, फिर मैनेजर्स हैं, फिर जो है वो सुपरवाइजर्स हैं, सुपरवाइजर्स के नीचे जॉब इंचार्ज हैं, जॉब इंचार्ज के नीचे जो है वो जूनियर्स हैं। तो जाहिर है जब ये जूनियर जॉब इंचार्ज बन जाएगा, तो फिर यहाँ पर मुझे कोई जूनियर चाहिए होगा इसकी जो जगह है वो फिल करने के लिए। लाइकवाइज इसी तरह से अगर प्रमोशंस होती रहेंगी तो बीच में जो पोजीशन खाली हो रही होंगी उसको फिल करने के लिए कोई बंदा चाहिए होगा। अब ऐसा हो सकता है कि नीचे वाला ही बंदा ऊपर प्रमोट हो जाए, और ऐसा हो सकता है कि आपको कभी कभार नया बंदा चाहिए हो। न्यू रिक्वायरमेंट अराइजेस, या कोई नई रिक्वायरमेंट जो है वो आ गई कि भाई अब इस वैकेंसी को भी फिल करना है। न्यू रिक्वायरमेंट अराइजेस, कोई बिल्कुल ही नई रिक्वायरमेंट आपके सामने आ गई, और उस नई रिक्वायरमेंट को मुझे जो है वो फुलफिल करना है। अब ये न्यू रिक्वायरमेंट कैसे हो सकती है? कोई एक नई टेक्नोलॉजी आ गई जिसके लिए मुझे बंदा चाहिए, कोई एक नया डिपार्टमेंट में ओपन कर रहा हूँ जिसके लिए मुझे लोग चाहिए जो कि पहले डिपार्टमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता था। रिक्रूटमेंट, इंटरनल रिक्रूटमेंट फिल ओपन वैकेंसीज विद पर्सन्स ऑलरेडी वर्किंग इन द कंपनी। या तो मैं इंटरनली कोई अगर वैकेंसी खाली हुई है तो जो करंट बंदे मेरे पास मेरे ही ऑफिस में काम करते हैं उनसे उनको फिल कर दूं। कॉस्ट ऑफ हायरिंग इज लो, इस केस में हायरिंग की कॉस्ट कम होगी। गुड फॉर एम्प्लॉय मोराल, और वो मोटिवेट होंगे लोग कि यार चलो मुझे ही प्रमोट कर दिया इन्होंने। ऊपर एक बंदा चाहिए था तो जगह बनी, तो मैं क्योंकि नीचे लेवल पर काम करता था तो मुझे ही इन्होंने प्रमोट कर दिया। हायरिंग विद इन क्रिएट्स अनदर जॉब वैकेंसी। लेकिन इसका मसला ये होता है कि जब आप इंटरनल रिक्रूटमेंट करते हो तो एक और वैकेंसी अराइज हो जाती है। मिसाल के तौर पर अगर आप लेट से एक ऑडिट फर्म में मैनेजर को पार्टनर बना दोगे, पार्टनर की जगह खाली हुई, आपने मैनेजर को पार्टनर बना दिया। जब मैनेजर को पार्टनर बना दिया तो ये मैनेजर की जगह भी फिल करनी पड़ेगी। अब लेट से इसके नीचे कोई सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर अगर मैनेजर बन गया तो सुपरवाइजर की जगह खाली हो जाएगी। इसके नीचे जॉब इंचार्ज है, जॉब इंचार्ज जो है उसको अगर आपने सुपरवाइजर बना दिया तो जॉब इंचार्ज की जगह खाली हो जाएगी। तो ये एक चेंज जो है वो डेवलप हो जाएगी, और आपने बॉटम मोस्ट बंदे को भी फिर फिल करना होगा। या दूसरा तरीका ये है कि पार्टनर की जगह खाली हुई तो मैंने इनको ऐसे ही रहने दिया, और मैंने जो है वो किसी और ऑडिट फर्म से एक पार्टनर इंडक्ट कर लिया। लेकिन अगर आपने लोगों को मोटिवेटेड रखना है, जाहिर है लोग अगर किसी पर्टिकुलर ऑफिस में काम कर रहे हैं तो वो ये चाहते हैं कि वो वक्त के साथ साथ प्रमोट होते जाएं। तो जनरली इंटरनल रिक्रूटमेंट ही होती है, यानी कि आप लोगों को सेल्फ प्रमोट कर रहे होते हो, आगे लेकर आ रहे होते हो, और फिर बिल्कुल जूनियर पोजीशन को फिल करते हो। अच्छा, रिक्रूटमेंट की क्वांटिटी, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट फिल ओपन पोजीशन विद एप्लीकेंट्स फ्रॉम आउटसाइड द फर्म, डन टू अवॉइड इंटरनल कंपटीशन, नीडेड व्हेन न्यू स्किल्स आर नीडेड। मीडियम फॉर एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, एजेंसीज, मीडिया एडवर्टाइजिंग एंड जॉब फेयर्स। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का मतलब यह है कि बाहर से कोई बंदा मैंने जो है वो हायर कर लिया। अगर मैं बाहर से बंदा हायर करता हूँ तो इंटरनल कंपटीशन जो है ना वो अवॉइड हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगेन मैं ऑडिट फर्म की मिसाल देता हूँ कि एक पार्टनर है और उसके नीचे 3 मैनेजर्स काम करते हैं। अब ये पार्टनर चला गया, ठीक है ना। अब फर्म के जो दूसरे पार्टनर्स हैं उन्होंने ये सोचा कि भाई ये जगह हमें फिल करनी है, हमारा एक साथी चला गया है, हमारा एक पार्टनर चला गया। लेट्स से इस ऑडिट फर्म में 4-5 पार्टनर्स थे, तो दूसरों ने बोला कि भाई अब इस जगह को फिल करने के लिए क्या करें। ये 3 लोग हैं, इन 3 में से किस मैनेजर को प्रमोट कर पार्टनर बनाए। तो अब अगर मैं ए को बनाऊंगा तो बी और सी नाराज हो जाएंगे, बी को बनाऊंगा ए और सी नाराज हो जाएंगे, सी को बनाऊंगा तो ए और बी नाराज हो जाएंगे कि यार हमें प्रमोट नहीं किया। यह एक तरह से आप समझ लो कि एक फ्रिक्शन क्रिएट हो जाएगी। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो कि आप एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट कर दो।
एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करने का मतलब ये है कि बाहर से किसी बंदे को पार्टनर बना दो, बट उसमें फिर मसला ये होता है कि ये लोग डीमोटिवेटेड रहेंगे कि हमें कभी भी प्रमोट नहीं किया जाएगा, या शायद वंस इन अ ब्लू मून किसी एक मैनेजर को पार्टनर बना दिया जाए। दूसरी एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट तब होती है जब कोई नए स्किल्स की जरूरत है, यानी कि मेरे जो करंट लोग हैं, जो मेरे करंट काम करने वाले लोग हैं, उनके पास वो स्किल्स ही नहीं है, तो जाहिर है फिर तो मुझे बाहर से किसी को हायर करना पड़ेगा। अच्छा, जब मैं बाहर से हायर करता हूँ तो कुछ एजेंसीज होती हैं जो मुझे रिक्रूटमेंट में हेल्प करती हैं, सीवीज स्कैन करती हैं मेरे पार्ट बिहाफ पर, इवन इंटरव्यूज कंडक्ट करती हैं, लोगों की प्रोफाइल बनाती हैं और फिर मुझे प्रेजेंट कर देती हैं कि भाई ये सूटेबल कैंडिडेट्स है जिसमें से आप किसी को हायर कर सकते हो। मीडिया एडवर्टाइजिंग, आपने एडवर्टाइजमेंट कर दी, जॉब फेयर्स, मुख्तलिफ जॉब फेयर्स कंडक्ट होते हैं जिसमें आपने स्टॉल्स वगैरह लगा ली और सीवीज कलेक्ट कर ली। सिलेक्शन जो है वो किस तरह से होगी? Process of collecting information. It is the process of collecting information about applicant and using the information to decide which ones to hire and choosing the best individual from the available candidate. Selection का मतलब ये है कि रिक्रूटमेंट के वक्त जो आपके पास सीवीज आई थी, अब उसमें से आप बेहतरीन बंदा सेलेक्ट कर रहे हो और इसके लिए आप इंटरव्यू लोगे, आप टेस्ट कंडक्ट करोगे। इंक्लूड्स एप्लीकेशन, इंटरव्यूइंग, टेस्टिंग एंड रेफरेंस चेकिंग, यानी कि जो एप्लीकेशन आएगी उस एप्लीकेशन को चेक करेंगे, सीवी को चेक करेंगे, उस बंदे का इंटरव्यू लेंगे, उस बंदे का टेस्ट लेंगे और रेफरेंस चेकिंग करेंगे। यानी कि जब आपने देखा होगा कि सीवी में कभी कभार हम जो है वो रेफरेंस देते हैं कि भाई अगर मेरे बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन चाहिए, मालूमात लेनी है, या मेरा जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो क्लियर है, ये मालूम करना है, तो XYZ बंदे से आप जो है वो पूछ सकते हो मेरे बारे में। या एक कंपनी में एक बंदा जब हायर हो रहा होता है तो वो कंपनी उसके पिछले जो कंपनी होती है उससे पूछती है कि भाई इसने कोई मसले मसाइल तो नहीं किए थे, ये हमारे पास काम करने आया, एंड सो ऑन सो फॉर्थ। अच्छा, सिलेक्शन के स्टेप्स: इनिशियल स्क्रीनिंग, एप्लीकेशन फॉर्म, सबमिशन ऑफ रिज्यूम, शॉर्ट इंटरव्यू एंड रिम्यूनरेशन एक्सपेक्टेशन। सबसे पहले आप इनिशियल स्कैनिंग करोगे, यानी कि जिस बंदे ने अप्लाई किया है उसकी एप्लीकेशन फॉर्म को चेक कर कर और उसकी रिज्यूम जब सबमिट होगी तो उसका एक शॉर्ट इंटरव्यू कर कर और उससे पूछोगे कि आपकी सैलरी की एक्सपेक्टेशन क्या है, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि ये भाई ये बंदा जो है वो इस रेंज में मेरे पास काम करेगा, वो मेरे बजट में है या नहीं। मिसाल के तौर पर लेट से मैंने एक बंदे से पूछा, भाई आपकी जो है ना वो रिम्यूनरेशन की एक्सपेक्टेशन क्या है, उसने बोला 1.5 लाख रुपए। अब मुझे पता है मुझे तो 50,000 रुपए वाला बंदा चाहिए, तो फिर आगे मैं उसको नया कोई फोन ही नहीं करूंगा, फॉलोअप ही नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन से ही वो डबल पर है। थोड़ी बहुत अगर गुंजाइश होती तो समझ में भी आता। दूसरा शॉर्ट इंटरव्यू, यानी कि स्टार्ट में एक छोटा मोटा इंटरव्यू लिया जाएगा, हाय हेलो पूछा जाएगा कि भाई कहाँ काम करते थे, क्या ये वो। जनरली ये HR में जो जूनियर लोग होते हैं वो ये इंटरव्यू ले लेते हैं। एम्प्लॉयमेंट का टेस्ट होगा, IQ का टेस्ट हो सकता है, टेक्निकल, यानी कि जिस चीज़ के लिए आपने जिस स्किल के लिए अप्लाई किया उस स्किल से रेलिवेंट। पर्सनैलिटी टेस्ट हो सकता है। अच्छा, कॉग्निटिव एबिलिटी, एबिलिटी टू लर्न, अडॉप्ट एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। टेस्ट में आपको कोई सिनेरियो दिया जा सकता है जिसमें ये देखा जा सकता है कि भाई आप किस तरह से उसको क्या आप इस ये सलाहियत रखते हो कि आप चीज़ें लर्न करोगे, समझोगे, सीखोगे, अडॉप्ट करोगे और मसलों को सॉल्व कर सकोगे। मोटिवेशनल, मोटिवेशन, पोटेंशियल, एटीट्यूड, बिहेवियर और परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी, आपकी प्रोडक्टिविटी देखी जाएगी, आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क देखा जाएगा, आप किस तरह से बिहेव कर रहे हो ये देखा जाएगा। नॉलेज एंड स्किल्स, मैथ, वर्बल एंड सॉफ्टवेयर प्रोफिशिएंसी, फिर ये देखा जाएगा कि भाई आपकी नॉलेज कैसी है, मैथ्स में कैसे हो, वर्बली कैसे हो, सॉफ्टवेयर कोई चलाना है तो वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर चला पाते हो या नहीं। अच्छा, सिलेक्शन के फर्दर स्टेप्स हैं, सिलेक्शन का इंटरव्यू, ठीक है, फिर होगा बैकग्राउंड एंड रेफरेंस चेक, यानी कि देखा जाएगा कि भाई आपकी लीगल हिस्ट्री क्लियर है, पुलिस हिस्ट्री क्लियर है, पिछली जॉब क्यों छोड़ी थी। यानी कि अब आपने सिलेक्शन इंटरव्यू और शॉर्ट इंटरव्यू सारी चीज़ें हो गई हैं, रेम्यूनरेशन की एक्सपेक्टेशन भी पूरी हो रही है, कोई इतना डिफरेंस नहीं है, तो फिर ये चेक कर लेंगे कि चलो अब बिल्कुल बंदा फाइनल करना, तो क्या इसका कोई केस वेस तो नहीं चल रहा, कोई ये लीगल मैटर में तो नहीं फंसा हुआ। फिजिकल एग्जाम्स एंड मेडिकल एग्जाम्स, मेडिकल चेकअप एंड मेडिकल टेस्ट, मेडिकल चेकअप और मेडिकल टेस्ट करवाया जाएगा, ड्रग्स वगैरह तो नहीं लेता, इस तरह की चीज़ें। डिसीजन टू हायर, और फिर ये फैसला किया जाएगा कि इसको हायर करना है। ऑफर एम्प्लॉयमेंट प्रोसेस एंड्स विद एन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर, और फाइनली उस बंदे को ऑफर दी जाएगी कि भाई हम आपको अपनी कंपनी में इस पोजीशन के लिए रखना चाहते हैं, इतनी आपकी तनख्वाह होगी, इतने बजे आपने आना होगा, ये चीज़ें आप पर अप्लाई होंगी, ये चीज़ें अप्लाई नहीं होंगी। और ये ऑफर देकर और फिर उस बंदे से पूछा जाता है, अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो वो कंपनी का पार्ट बन जाता है।
अच्छा, ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटेजीज में ह्यूमन रिसोर्स का दूसरा काम है लोगों की ट्रेनिंग और उनकी डेवलपमेंट करना। ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट्स, रिडक्शन इन एरर्स, जॉब नॉलेज टू बी गेन। यानी कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का मेन पर्पस ये होता है कि आप लोगों की जो परफॉर्मेंस है ना उसको एनहेंस करो, उनको नए स्किल सिखाओ ताकि वो इम्प्रूव लेवल पर परफॉर्मेंस दे सके, वो एरर कम करें, गलतियां कम करें, उनकी इस तरह से ट्रेनिंग करो, लर्निंग करो। ठीक है। जॉब नॉलेज टू बी गेन, और उनको जॉब के बारे में जो भी नॉलेज जो उनके पास होनी चाहिए वो प्रोवाइड करो। ट्रेनिंग इज अ प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल्स आर टॉट समथिंग स्पेसिफिक। ट्रेनिंग का क्या मतलब होता है? लेट्स से अगर मैं बोलता हूँ कि भाई एक्स वाई जेड चीज पर जो है वो एक ट्रेनिंग सेशन है, तो एक्स वाई जेड चीज पर ट्रेनिंग सेशन होने का मतलब ये है कि उसके बारे में लोगों को ट्रेन किया जा रहा होगा, उसके बारे में लोगों को सिखाया जा रहा होगा, उसके बारे में लोगों को बताया जा रहा होगा। Development is a process of learning through experience and doing work that augments an employee's skill set and prepares him her for growth. देखिए, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दोनों की डेफिनेशन में फर्क है। ट्रेनिंग का मतलब ये है कि लेट से मैं ये कहता हूँ कि भाई एक टेक्स्ट पर ट्रेनिंग है, मैं ये कहता हूँ कि एक टेक्स्ट जो है ना, टेक्स्ट टेक्स्ट पर एक ट्रेनिंग रखी है मैंने। तो टेक्स्ट पर ट्रेनिंग रखने का क्या मतलब है कि इंडिविजुअल्स को ये बताया जाएगा, लेट से इनकम टैक्स इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की एक ट्रेनिंग है। तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की ट्रेनिंग का मतलब ये है कि लोगों को ये सिखाया जाएगा कि इनकम टैक्स रिटर्न जो है ना वो किस तरह से हमें फाइल करना है। डेवलपमेंट का मतलब ये है कि आपके करंट स्किल्स को एक लर्निंग के प्रोसेस के थ्रू और एक्सपीरियंस के थ्रू मजीद डेवलप किया जाए, बिल्ड किया जाए, बनाया जाए। ठीक है। या बुनियाद रखी हुई है, उस बुनियाद को मजीद इंप्रूव, ग्रूम या ग्रो करा जाए। ठीक है। एक चीज डेवलप हो रही है यानी कि वो एग्जिस्ट करती है और अब उसको मजीद इम्प्रोवाइज इम्प्रूव किया जा रहा है। और ट्रेनिंग का मतलब ये है कि आपको कोई नई चीज जो है उसके बारे में ट्रेन किया जा रहा है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट बेनिफिट्स फॉर द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर यानी कि जो आपको काम पर बंदा रखता है उसके लिए क्या फायदा है? क्रिएट्स मोर टैलेंटेड एंड स्किल्ड वर्कफोर्स। जाहिर है उसकी जो वर्कफोर्स होगी वो ज्यादा स्किल हो जाएगी। लीड्स टू हायर प्रोडक्टिविटी, लेस वेस्टेज, बेटर परफॉर्मेंस एंड एबिलिटी टू compete मोर इफेक्टिवली। इससे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, वेस्टेज कम होगा। जाहिर है वो जब वेल ट्रेंड होगा तो गलतियां कम करेगा, टाइम जो है वो कम वेस्ट करेगा, रिसोर्सेज कम वेस्ट करेगा और ज्यादा लोगों से compete कर सकेगा। बेनिफिट्स फॉर द एम्प्लॉय, यानी कि जो काम करने वाला बंदा है उसके लिए क्या फायदा है? इम्प्रूव मोरल, उसकी जो मोरल है वो इम्प्रूव होगी, कैरियर उसका डेवलप होगा, उसके पास नई स्किल होगी जो वो अपने सीवी पे मेंशन कर सकता है। इम्प्रूव द इंडिविजुअल्स प्रोस्पेक्ट्स फॉर प्रमोशन एंड हायर पे, और फ्यूचर में उसको ज़्यादा पे मिल सकती है या उसकी प्रमोशन हो सकती है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट टूल्स ऑफ ट्रेनिंग, किस तरह से ट्रेनिंग करवाई जा सकती है? फॉर्मल ट्रेनिंग इन अ ट्रेनिंग रूम एनवायरनमेंट, इट कैन बी इन हाउस और एक्सटर्नल। इसका मतलब ये है कि आप जो है वो एक फॉर्मल ट्रेनिंग कंडक्ट करते हो और ये ट्रेनिंग जो है होती है ये एक ट्रेनिंग रूम में होती है, यानी कि एक जगह बुक करी जाती है। वो जगह इन हाउस भी हो सकती है, यानी कि आपके ही ऑफिस में कोई एक कॉन्फ्रेंस रूम हो, या एक्सटर्नल कोई होटल वगैरह का रूम बुक करवा लिया जिसमें वो ट्रेनिंग करवाई जा रही हो। कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग सीबीटी, वे ट्रेनिंग्स वर्क एट देयर ओन पेस फ्रॉम अ कंप्यूटर ट्रेनिंग पैकेज। या फिर कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग भी हो सकती है, जिस तरह से जब मैं ऑडिट फर्म में काम करता था तो हमारी सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग्स होती थी। उसमें ये होता था कि भाई हमें हर 6 महीने पर जो है ना ऑफिस में हमें एक ईमेल आ जाती थी कि आपने ऑफिस आकर ना एक्सवाइजेड ट्रेनिंग पूरी करनी है। उस ट्रेनिंग में ये होता था कि एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के थ्रू, एक प्रोग्राम के थ्रू पूरा सिनेरियो चल रहा होता था, वहीं पर वो सिनेरियो होता था, एक्सप्लेनेशन होती थी, फिर उस एक्सप्लेनेशन के एंड में जो है उससे रेलेवेंट सवाल जवाब होते थे। तो उससे उसी वक्त हमारी जो स्किल है वो डेवलप हो रही होती थी। अगर हमारा मार्क्स जो है पासिंग मार्क्स नहीं आते थे तो हमें वो ट्रेनिंग दोबारा करनी होती थी कंप्यूटर पर ही बैठकर, और जब तक हमारे पासिंग मार्क्स स्कोर नहीं हो जाते थे तब तक हमें उस ट्रेनिंग से आगे निजात नहीं मिलती थी। और यानी कि वो ट्रेनिंग आपने करनी ही होती थी, उसके बगैर आप आगे बढ़ नहीं सकते हो। वो ट्रेनिंग जो है वो लाजमी तौर पर आपको करनी होती थी कंप्लीट, अगर आपने आगे कंटिन्यू करना। ट्रेनिंग इन द वर्क प्लेस, यानी कि जो जगह है आपकी जहाँ पर काम करा जा रहा है, जहाँ आपका ऑफिस है वहाँ पर किसी तरह की ट्रेनिंग हो।
इंडक्शन इन हाउस ट्रेनिंग मे बी प्रोवाइडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशंस ओन ट्रेनर्स एंड एक्सपर्ट्स। अच्छा, समटाइम्स ऐसा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में अपने ट्रेनर्स भी होते हैं और एक्सपर्ट्स भी होते हैं, और समटाइम्स ऐसा होता है कि हम लोगों को एक्सटर्नली ट्रेनिंग के लिए हायर करते हैं या बुलाते हैं कि भाई आप हमारे ऑफिस आओ और हमारे लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करो। तो दोनों चीजें होती हैं, दोनों चीजें एग्जिस्ट करती हैं। या तो इन हाउस आपके अपने ट्रेनर्स मौजूद हो, या फिर आप एक्सटर्नल लोगों को जो है वो हायर करो एक दिन दो दिन की ट्रेनिंग के लिए। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, लर्निंग while on job in actual working site in real life situation and not simulated environment। सिमुलेटेड एनवायरनमेंट यानी कि सिनेरियो बेस्ड, यानी कि आर्टिफिशियली क्रिएट किया हुआ है रियलिस्टिक एनवायरनमेंट। और ऑन जॉब ट्रेनिंग का मतलब ये है कि काम को करते करते चीज़ों को सीखना या आपकी ट्रेनिंग होना। मेथड्स इंक्लूड जॉब रोटेशन, कोचिंग, मेंटोरिंग और ट्रेनिंग थ्रू पार्टिसिपेशन इन क्रॉस फंक्शनल टीम असाइनमेंट्स। अच्छा, अब ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग कैसे हो सकती है? जॉब रोटेशन के जरिए। जॉब रोटेशन का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर कंपनी में जब हम फाइनेंस डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में एक बंदा होता है जो रिसीवेबल्स देख रहा होता है, एक बंदा होता है जो पेबल्स देख रहा होता है, एक बंदा होता है वो इन्वेंट्री देख रहा होता है, एक बंदा होता है वो कैश एंड बैंक देख रहा होता है, एक बंदा जो है वो टैक्स के मैटर्स देख रहा होता है। तो जॉब रोटेशन, मिसाल के तौर पर जो बंदा रिसीवेबल्स देख रहा था उसने जब एक साल इस चीज पर काम कर लिया, तो अगले साल उसको बोला जाए कि यार अब जो है ना वो तुम एक साल के लिए पेबल्स देखोगे और पेबल्स वाला जो बंदा है वो रिसीवेबल देखेगा। ये आपने क्या किया कि जिसका काम पेबल था उसको रिसीवेबल पे ले आए, जिसका काम रिसीवेबल था उसको पेबल पे लेकर आ गए, ताकि एक साल में जब उसने एक पूरा प्रोसेस सीख लिया था तो वो दूसरे प्रोसेस पे बढ़े और दूसरा प्रोसेस जो है वो सीख सके। कोचिंग मेंटोरिंग करना, यानी कि आपका कोई कोच हो, कोई मेंटोर हो जो आपका बॉस हो, वो आपको गाइड करे, बताए, कोच करे, समझाए कि देखो यार ये प्रोसेस ऐसे होता है, तो वो भी आपकी एक ट्रेनिंग ही हो रही है। क्रॉस फंक्शनल टीम असाइनमेंट्स, यानी कि फाइनेंस की एक टीम है, मार्केटिंग की एक टीम है, इनको मिला करना, इधर से दो लोग और इधर से दो लोग जमा कर कर और चार लोगों की टीम बनाकर और इनको कोई एक पर्टिकुलर टास्क पर लगा दिया कि भाई आपने मिलकर जो है ना वो कंपनी की सेल्स को 4 लाख से बढ़ाना है अगले 10 दिनों में, और उसके लिए आप मिलकर काम करें। तो इससे भी क्या होगा, वो मिलेंगे, मार्केटिंग वाला अपना इनपुट देगा, फाइनेंस वाला कॉस्ट बचाने का इनपुट देगा, मार्केटिंग वाला प्रोडक्ट किस तरह से दिखाना है उसका इनपुट देगा, और मिल बांट कर इनकी कुछ ना कुछ ट्रेनिंग हो रही होगी। तो इस तरह के छोटे मोटे असाइनमेंट्स दिए जाए। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग कंडक्टेड इन लोकेशन स्पेसिफिकली डेजिग्नेटेड फॉर ट्रेनिंग। देखिए, ये तो ऑन ऊपर वाली थी ऑन द जॉब ट्रेनिंग, यानी कि उसी वक्त आप काम भी कर रहे थे और आपको चीजें बताई भी जा रही थी। ऑफ जॉब ट्रेनिंग का मतलब ये है कि आपके लिए स्पेसिफिकली अलग से कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट किया जा रहा हो। अच्छा जी, टूल्स ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट कैसे होती है? इट इम्प्रूव द स्किल्स, नॉलेज एंड एबिलिटीज ऑफ एन इंडिविजुअल थ्रू रियल वर्क एक्सपीरियंस। देखें अगेन यहाँ पर स्किल इम्प्रूव करने की बात हो रही है, वहां पर स्किल पहली बार सीखने की बात हो रही थी, यहाँ पर नॉलेज को इम्प्रूव करने की बात हो रही है, एबिलिटीज को इम्प्रूव करने की यानी कि डेवलप करने की बात हो रही है। जॉब रोटेशन, मूविंग एन इंडिविजुअल फ्रॉम वन जॉब टू अनदर एट फेयरली रेगुलर इंटरवल्स। आप हर 6 महीने साल पर जॉब रोटेशन करते रहो तो उससे आपकी डेवलपमेंट भी एक तरह से होती रहेगी। सेकॉन्डमेंट मीन्स टू वर्क फ्रॉम somewhere else for a period of time. For example, an accountant might be seconded to work with sales department। अच्छा, जब हम ऑडिट फर्म में थे तो हमारी सिकॉन्वेंट्स होती थी। सिकॉन्वेंट्स का मतलब ये है कि अगर मैं लेट से कराची ऑफिस में काम करता था, तो जब हमें कराची ऑफिस में 1 से 1.5 साल हो गया तो उसके बाद हमें कहा जाता था कि भाई आप 3 महीने के लिए दुबई ऑफिस चले जाएं, 3 महीने के लिए आप सऊदी ऑफिस चले जाएं, 3 महीने के लिए आप जो है वो मस्कत ऑफिस चले जाएं। तो इससे फायदा ये होता है कि सिकॉन्वेंट में जब हम जाते थे, या जो भी जाता है सिक्योरमेंट पर, तो उसकी वहां पर उस हिसाब से लर्निंग होती है। वो मुख्तलिफ मुल्क जब जाता है तो उस मुल्क के कानून सीखता है, उस मुल्क के लॉ सीखता है, उस मुल्क की लीगल बातें सीखता है, उस मुल्क में कैसे रहना है, कैसा ऑफिस चल रहा है, सारी चीजें सीख कर आता है। टूल्स ऑफ डेवलपमेंट में मजीद है डिप्यूटाइजिंग एन इंडिविजुअल मे बी गिवन द अपॉर्चुनिटी टू डिप्यूटाइज फॉर हिज और हर बॉस व्हेन द बॉस इज एब्सेंट। किसी को मैंने बोल दिया कि भाई मैं XYZ दिनों के लिए ऑफिस में नहीं आऊंगा, लेट से मैं बॉस हूँ, मैंने बोला 7 दिन के लिए मैं ऑफिस में नहीं आऊंगा, तो तुमने जो है वो XYZ बंदे का काम देखना है, तो तुम्हारी डेवलपमेंट होगी। तुम्हें काम देखना आएगा, तुम्हें काम को रिव्यू करना आएगा। डेलीगेशन एन इंडिविजुअल एट टाइम्स माइट बी डेलीगेटेड विद एन अथॉरिटी टू मेक देयर ओन डिसीजंस। देखिए, डेप्यूटाइजिंग का मतलब ये है कि भाई मैं प्रेजेंट नहीं हूंगा, मेरी एब्सेंस में तुम ये चीजें तुम देखोगे जो मैं देखता हूँ, मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है। डेलीगेशन का मतलब ये है कि मैंने एक बंदे को बोल दिया कि भाई ये काम करना ही तुमने और तुम्हारी अथॉरिटी में आता है।
मिसाल के तौर पर लेट से मैं ये कह दूं कि कंपनी जो है वो टाइम पर अपना रेंट एंड रेट्स भर रही है और सेल्स टैक्स का रिटर्न फाइल कर रही है, ये एक्स वाई जेड बंदे तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं ये काम तुम्हें डेलीगेट कर रहा हूँ। मैं देखूंगा जरूर कि तुमने ये काम किया है या नहीं, लेकिन जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। अगर सेल्स टैक्स रिटर्न नहीं भरा गया तो मैं तुम्हें पकड़ूंगा। Appraisal, formal appraisals are a part of development process. Job design can take place after appraisal. Two types of job designs are. अप्रेजल का मतलब ये होता है कि किसी को फीडबैक देना। जॉब अप्रेजल का मतलब ये है कि आपको बताना कि भाई आपने पिछले टाइम पीरियड में जो काम किया था उसमें ये सही चीजें की थी, ये गलतियां की थी, ये गलतियां दोबारा नहीं करना एंड सो ऑन। तो जॉब डिजाइन दो तरह के होते हैं। जॉब एनरिचमेंट, होल्डर इज गिवन मोर अथॉरिटी फॉर अ हाई लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग। और दूसरा है जॉब enlargement, होल्डर इज गिवन मोर टास्क विदाउट एनी एडिशनल अथॉरिटीज। देखिए, जॉब इनरिचमेंट जो है ना वो आप समझ लें कि ये वर्टिकल होती है, और जॉब इनलार्जमेंट जो होती है ना वो होती है हॉरिजॉन्टल। ठीक है ना? अब इसको जरा समझाता हूँ। देखिए, लेट से मैं अगर कैसे बताऊं, चले मैं ये कह लेता हूँ मैं एक स्कूल का प्रिंसिपल हूँ। ठीक है ना? मैंने एक टीचर हायर किया हुआ है जो कि क्लास 8 का सेक्शन ए पढ़ाता है। अच्छा, एक साल उसने क्लास 8 सेक्शन ए को जब पढ़ाया, मैंने देखा वाह यार ये तो बड़ा अच्छा टीचर है और अच्छा पढ़ाता है। तो मैंने इसको बोला कि यार अब आप क्लास 9 का सेक्शन ए और 10 का सेक्शन ए भी आप ही पढ़ोगे। ये कहलाती है जॉब इनरिचमेंट। क्यों? होल्डर इज गिवन मोर अथॉरिटी फॉर अ हायर लेवल डिसीजन मेकिंग। यानी कि उसकी प्रमोशन हो गई ना। अब वो क्लास 8 को नहीं बल्कि 9 को और 10 को पढ़ा रहा है, कुछ साल बाद शायद वो 11 को और 12 को पढ़ा रहा होगा। तो ये जॉब इनरिचमेंट है। इसी तरह से कंपनी में आप जो काम करते थे आपकी पोस्ट उससे बढ़ा दी गई। ठीक है? यानी कि आप वर्टिकली ग्रो कर रहे हो, आप ऊपर जा रहे हो। अच्छा, जॉब एनलार्जमेंट, होल्डर इज गिवन मोर टास्क विदाउट एनी एडिशनल अथॉरिटी। अगेन मैं प्रिंसिपल हूँ, मैंने बोला यार वाह यार ये टीचर तो क्लास 8 का सेक्शन ए जो है वो बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, तो एक काम करते हैं 8B, 8C, 8D और 8E, ये सेक्शंस भी इसको दे देते हैं। इसके पैसे वैसे बढ़ा देंगे, लेकिन इसको बोलेंगे भाई क्लास 8 के सारे सेक्शंस आप पढ़ाओगे। अब दोनों के अपने फायदे और दोनों के अपने नुकसान हैं। जॉब इनलार्जमेंट में क्या होगा कि आप उसी लेवल पर रहोगे, लेकिन आपका हॉरिजॉन या हॉरिजॉन्टली आप बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हो। तो इसी तरह से एक कंपनी में भी होता है कि एक ही लेवल के और टास्क आपको दे दी जाए, दैट इज जॉब एनलार्जमेंट। और अगर आपको उस स्पेसिफिक लेवल पर जहां आप थे उससे ऊपर के लेवल की कोई टास्क दे दी जाए तो दैट इज जॉब एनरिचमेंट। एम्प्लॉयज रिटेंशन, लोगों को कैसे रिटेन करना है, रिटेन करना है। रिटेंशन क्या होती है? इट इज अ प्रोसेस टू इनकरेज एम्प्लॉयज टू रिमेन विद द ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉय रिटेंशन का मतलब ये है कि आप ऐसी चीजें करो, ऐसे स्टेप्स लो जिससे लोग जो है वो आपके इदारे के साथ जुड़े रहें, काम छोड़कर जाएं ना। Employee turnover occurs when employees quit or are fired and must be replaced by new employees. It may result in costs such as recruitment process costs and lost productivity. To reduce the turnover, employees must be given facilities and incur prevention costs such as provision of medical facilities, gym facilities, lunch, and pick and drop. एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब ये है कि आपके इदारे से किस तरह से और कितनी तेजी से और कितने लोग जो है वो काम छोड़कर जा रहे हैं। और आपने कोशिश ये करनी होती है कि आपकी कंपनी से लोग काम छोड़कर ना जाए, आपकी कंपनी के साथ जुड़े रहें, खुश रहें। ये जनरली एक कंपनी की कोशिश होती है। ठीक है? अच्छा, जब आप लोगों को रिटेन करते हो तो उस पर जाहिर है कुछ खर्चा लगता है, लेकिन आप यूं सोचे ना कि कोई काम अगर छोड़कर गया तो उस पर भी खर्चा लगेगा। उस पर ऐसा खर्चा लगेगा कि जब कोई काम छोड़कर जाएगा तो नया बंदा आपने ऑर्गेनाइजेशन में रखना होगा, तो उसकी रिक्रूटमेंट के लिए खर्चा लगेगा। यानी कि वो जब जगह खाली होगी तो एक नए बंदे का इंटरव्यू करना होगा, एक नए बंदे का टेस्ट लेना होगा, अखबार में ऐड देना होगा और वो वैकेंसी को फिल करना होगा। और फिर जो नया बंदा आएगा उसकी जगह पर वो भी इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो उसको चीजें सिखानी होंगी, उसमें जो टाइम लगेगा वो भी एक चीज है। तो अब इसको कैसे रिड्यूस किया जाए? इसको रिड्यूस करने के लिए एक तरह का जो खर्चा किया जाता है वो कहलाती है प्रिवेंशन कॉस्ट। प्रिवेंशन कॉस्ट यानी कि हर वो खर्चा जो मैं अपने इदारे में करूं जिससे मेरे लोग मेरे इदारे के साथ जुड़े रहें। प्रिवेंशन कॉस्ट का मतलब ये है कि लेट से मैं हर 6 महीने पर एक पिकनिक करवा देता हूँ, हर साल पर एक एनुअल डिनर करवा देता हूँ। मैंने लोगों को बोला हुआ है कि भाई आपका XYZ हॉस्पिटल में मेडिकल फ्री है। मैंने जो है वो अपने ऑफिस में बेसमेंट पर या ग्राउंड फ्लोर पर या जहाँ पे भी जगह है वहाँ पर मैंने जिम बनाया हुआ है, मैं उनको लंच की फैसिलिटी देता हूँ।
दिन में वो 4 बार अगर कॉफ़ी या चाय पीना चाहते हैं तो वो पी सकते हैं। उनको पिक एंड ड्रॉप देता हूँ। उनके लिए मैंने फ्लेक्सिबल टाइम रखे हैं, यानी कि अगर सुबह 9 के बजाय कोई 10 या 11 से अपना ऑफिस टाइम शुरू करना चाहता है तो मैंने बोला हुआ है कि भाई कोई 9 बजे आना चाहे 9 से आ जाए 6 तक, कोई 10 से 7 आना चाहे 10 से 7 आ जाए, और कोई 11 से 8 आना चाहे तो 11 से 8 आ जाए। तो इस तरह की मैंने जो है वो लोगों को एक फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है। Employee retention, employees leave due to various reasons such as financial reason, lack of flexible working hours, family and personal reason, relationship with supervisor and co-workers। अब लोगों के काम छोड़ने की मुख्तलिफ रीजन हो सकती हैं। फाइनेंशियल रीजन हो सकती है, भाई प्रमोशन नहीं हो रही, पैसे नहीं बढ़ रहे। लैक ऑफ फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, भाई यहाँ तो यार सुबह 7 बजे आना होता है और शाम 6 बजे तक काम करना होता है। फैमिली एंड पर्सनल रीजंस, फैमिली वालों ने बोल दिया कि यार छोड़ दो, ये अच्छी जॉब नहीं है, कहीं और अप्लाई करो। या फैमिली जो है वो कहीं शिफ्ट हो रही है तो मुझे उनके साथ शिफ्ट होना है। रिलेशनशिप विद सुपरवाइजर एंड कोवर्कर्स, या वर्क प्लेस पर जो लोग हैं उनके साथ आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। एम्प्लॉय रिटेंशन स्ट्रेटजीज इंक्लूड वेल डिफाइंड कैरियर पाथ, compensation, work relationship, organizational environment, recognition and feedback, transparent and fair reviews। आप लोगों को रिटेन करने के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज फॉलो कर सकते हो। वेल डिफाइंड कैरियर पाथ हो, यानी कि उनको मैंने बताया हुआ हो कि भाई उनका कैरियर जो है वो किस तरह से आगे बढ़ता रहेगा, उनका कैरियर किस तरह से आगे चलता रहेगा। यानी कि वो जूनियर आए हैं, फिर 6 महीने काम करेंगे तो वो सीनियर बन जाएंगे, और फिर 6 महीने काम करेंगे तो वो मैनेजर बन जाएंगे, और फिर वो 4-5 साल काम करेंगे तो वो सीनियर मैनेजर बन जाएंगे, फिर वो 4-5 साल काम करेंगे तो वो पार्टनर बन जाएंगे। तो एक बंदे को क्लियर होगा, उसका विजन उसको पता होगा कि भाई अगले, आज मैं यहाँ पर हूँ 2023 में, तो 2040 में मैं अगर इसी कंपनी के साथ जुड़ा रहता हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं जो है वो जिस जगह हूँ 17 साल उसी जगह पे रहूंगा, बल्कि मैं इम्प्रूव करता रहूंगा, ग्रो करता रहूंगा। कंपनसेशन, जाहिर है ये हर बंदे की जो है वो एक नीड होती है, हर बंदे की फाइनेंशियल नीड होती है, और कंपनसेशन के बारे में भी कंपनी बहुत क्लियर हो और अच्छी कंपनसेशन दे। मार्केट कॉम्पिटिटिव हो या मार्केट से ज़्यादा हो, मार्केट से कम ना हो, ताकि लोग खुश रहें। वर्क रिलेशनशिप, जो ताल्लुकात हैं या जो ऑफिस का एनवायरनमेंट है, ऑफिस का निज़ाम है, वो अच्छा हो। एक दूसरे को लोग टॉन्ट ना करते हो, एक दूसरे को सुनाते ना हो। वर्क कल्चर अच्छा रखने की कोशिश करें। ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट, साफ सुथरी नीट एंड क्लीन जगह हो, अच्छी आपको डेस्क दी हुई हो, प्रिंटर लैपटॉप का एक्सेस हो, कोई छोटे मोटे मसले ना हो, फ़ोन आपको दिया हुआ हो, ठीक है, आपको जो काम करना हो आपको आराम से हो सकता हो, इंटरनेट की स्पीड सही हो, सारी चीज़ें इसमें आती हैं। क्योंकि अगर आप चीज़ों से तंग आओगे तो फिर आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। रिकॉग्निशन एंड फीडबैक, आपका काम जो किया है उस पर आपको फीडबैक दिया जाए और अच्छे काम पर आपको रिकॉग्नाइज किया जाए, आपको रिवॉर्ड किया जाए। ट्रांसपेरेंट एंड फेयर रिव्यूज, और बिल्कुल ही सच्चे, ठीक ठाक, अच्छे, साफ सुथरे रिव्यूज दिए जाएं, ट्रांसपेरेंट हो और फेयर हो। तो ये ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजीज के बारे में मैंने कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन करने की कोशिश करी थी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या मैं ऐसी मजीद वीडियोस रिकॉर्ड करवाऊँ दूसरे जो आपके टॉपिक्स हैं उस पर या नहीं। थैंक यू सो मच।